हेलो एवरीवन। तो हमने एरर कंट्रोल की सारी प्रोटोकॉल देख ली थी डेटा लिंक लेयर में। अब डेटा लिंक लेयर में एक लास्ट कॉन्सेप्ट होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल का। ठीक है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल बेसिकली क्या है, तो हम धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं कि नोड में कैसे प्रॉपर कम्युनिकेशन कराया जाए। तो अब एक मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल होता है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल की जरूरत क्यों पड़ी? मीडिया क्या होता है? चैनल। मान लो यहाँ पे कुछ n नंबर ऑफ नोड्स हैं, ये सेम चैनल को यूज़ करिए पैकेट डालने के लिए। ठीक है, मतलब मान लो ये गूगल को ये सर्च कर रही है, एक टाइम पे सबने सर्च किया, तो एक ही राउटर से ये सारे कनेक्ट है। इसने अपना पैकेट लिंक पर डाला, इसने अपना पैकेट डाला, इसने अपना पैकेट डाला। जब ये सेम मीडियम पे पहुंचेंगे तो एक दूसरे से टकरा जाएंगे अगर एक ही टाइम पे डाला जाएगा। तो अब इसको कैसे कंट्रोल किया जाए कि एक नोड जब पैकेट भेज रही हो तो बाकी दो नोडों से कोलाइड ना करे। तो इसी चीज को रोकने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल पढ़नी पड़ती है। ठीक है, तो अब इसमें भी ये दो टाइप के पढ़े जाते हैं। कंटेंशन सर्विस होता है, कंटेंशन फ्री होता है। कंटेंशन मतलब क्या होता है? कोलिजन। इसमें हम इन एल्गोरिथम्स में कोलिजन 100% खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, कोलिजन रहेगा, लेकिन इसमें क्या होता है, ये कोलिजन फ्री हो जाता है। ठीक है, तो गेट में प्योरली कभी कभार सबसे ज्यादा जो सवाल आए हैं CSMA के साथ आए हैं, और एक दो सवाल पोलिंग और टोकन रिंग पर आया हुआ। ठीक है, एक्सपोनेंशियल बैकऑफ में भी एक बार क्वेश्चन आ रखा है। तो अब हम इस पे बस थोड़ी सी थ्योरी देखते हैं, फिर डायरेक्टली क्वेश्चंस के साथ देखेंगे। अलोहा क्या होता है? अलोहा प्योरली किस पे बेस्ड था? सबसे पहले ए करके स्टार्टिंग में अलोहा आया। अलोहा ने क्या कहा कि किसी भी वक्त पे कोई भी नोड अपना पैकेट छोड़ सकता है, अलोहा था। लेकिन यहाँ पे चांस ऑफ कोलिजन क्या था? बहुत ज्यादा था। देन आया प्योर अलोहा। प्योर अलोहा किसके लिए आया? वायर्ड एंड वायरलेस दोनों के लिए आया। प्योर अलोहा ने क्या कहा कि इसने ट्रांसमिशन टाइम कैलकुलेट किया। इसमें भी आप कभी भी पैकेट छोड़ सकते थे, लेकिन किसके बेसिस पे? ट्रांसफर टाइम के बेसिस में। TF निकालते थे ना, ट्रांसमिशन टाइम। किसी पैकेट का ट्रांसमिशन टाइम क्या होता था? उसकी लेंथ डिवाइड बाय बैंडविड्थ होती थी। यही तो होता था TF। ठीक है, ये होता था प्योर अलोहा में। प्योर अलोहा वायर्ड और वायरलेस दोनों के लिए था, अलोहा सिर्फ वायरलेस के लिए था। देन आता है आपका, अब पहले हम एक बार एल्गोरिथम देखेंगे, एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिथम, देन स्लॉटेड अलोहा का डिस्कशन करेंगे। एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिथम क्या थी, इसको मैं समझाता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये भी एक एल्गोरिथम है कोलिजन के लिए। कंटेंशन सर्विस को पूरी तरीके से तो खत्म नहीं करेगी कोलिजन को, लेकिन मिनिमाइज करेगी। इसका एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ इसलिए नाम पड़ा, एक्सपोनेंशियल कुछ मैथमेटिकल टर्म दिखा रहा होगा, वो हम डिस्कस करेंगे। एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ का मतलब क्या है? एक्सपोनेंशियल आप खुद समझोगे, बैक ऑफ का मतलब मैं बताता हूँ। बैक ऑफ का मतलब क्या है कि कौन, जैसे दो नोड दोनों ने सेम टाइम पे पैकेट भेजा। अब बैक ऑफ का मतलब है कि अब दोनों का कोलिजन हुआ, तो अब दोनों का कोलिजन हुआ ये पता चला, तो अब फिर से A और B भेजेंगे अपने पैकेट, लेकिन कुछ टाइम का डिफरेंस रखेंगे। ठीक है, उसको हम बैक ऑफ कहते हैं। मतलब फिर से आओ फिर से भेजो, फिर से आओ फिर से भेजो, ये होता है बैक ऑफ। एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिथम कैसे कोलिजन को मिनिमाइज करती जाती है, ये हमें डिस्कशन करना है, और इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आया था गेट में। ठीक है, तो वो अब देखते हैं। अगर हम मान लें दो नोड है हमारे पास, A है और B है। ठीक है, ये दोनों सेम मीडियम का यूज कर रहे हैं, मतलब इसने अपना दिया और इसने दिया, फिर A एक ही साइड पे जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं कि नंबर ऑफ कोलिजन को रिप्रेजेंट करेगा, कोलिजन को, कौन था? ठीक है, नंबर ऑफ कोलिजन को रिप्रेजेंट करेगा R, रैंडम वेरिएबल मान के चलेंगे हम, उसको रिप्रेजेंट करेगा। ये क्या है अभी हम डिस्कस करते हैं। R की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगी? R बिलोंग करेगा 0 to 2 की पावर k-1 तक। ठीक है, ये याद रखना। और इसमें एक वेटिंग टाइम का रोल होता है। वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं कि किसको कितना वेट करना पड़ा, तो कितना वेट करेगा, एक तो R पे डिपेंड करेगा, दूसरा उसके ट्रांसमिशन टाइम पे डिपेंड करेगा। तो R इंटू TF आता है इसका फॉर्मूला वेटिंग टाइम का, ये याद रखना। ये तीन चीज का यूज करेंगे हम। अब हम इनकी रेस शुरू करते हैं। तो रेस स्टार्ट होती है यहाँ से, A और B, इन दोनों का कॉमन मीडियम ये है। यहाँ पे पहले हम K की वैल्यू 0 रखते हैं। ठीक है, अगर K की वैल्यू 0 रखा, इसका मतलब R की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगी? 0 की वैल्यू बिलोंग करेगी 0 to 2 की पावर 0, मतलब 1 - 1 0 तक। यहाँ पे भी R की वैल्यू कितने कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगी? 0 to 0 तक। तो यहाँ पे वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा? 0, और यहाँ पे भी वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा? 0। मतलब तुरंत ही इन दोनों ने मीडियम पे अपना पैकेट डाला। अब इसने भी अपना पैकेट भेजा और इसने भी अपना पैकेट भेजा सेम टाइम पे।
और अगर दोनों ने सेम टाइम पे भेजा तो एक जगह जाके कोलिजन होगा, तो यहाँ पे चांस ऑफ कोलिजन कितना है 100%। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन क्या होगा यहाँ पर 100%। ठीक है, तो यहाँ पर तो गारंटीड कोलिजन होगा। तो अब हम k की वैल्यू बढ़ाएंगे, देन सेकंड कोलिजन कराते हैं। अब k की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, k इक्वल टू 1 यहाँ पे भी, k इक्वल टू 1 यहाँ पे भी। ठीक है, देन अब r यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा 0 टू 2 की पावर 1 माइनस 1 मतलब 1, और यहाँ पे क्या बिलोंग करेगा r 0 टू 1 तक यहाँ पे भी बिलोंग करेगा। अब यहाँ पर देखो r के कॉम्बिनेशन बनेंगे, क्योंकि दो वैल्यू है, दो वैल्यू से क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, 1 1 हो सकता है, ऐसे चार कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो चारों कॉम्बिनेशन अगर हम लिखें तो 0 0 होगा, 0 1 होगा, 1 0 होगा, 1 1 होगा। अगर दोनों 0 0 पे करते हैं तो कोलिजन गारंटीड होगा, तो यहाँ पे कोलिजन होगा। अगर ये 0 पे भेजे और ये अपना पैकेट उसके 1 पे भेजे तो क्या कोलिजन होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसका वेटिंग टाइम 0 होगा और इसका वेटिंग टाइम 1 होगा, और दोनों में TF है तो TF वहाँ पे इंक्लूडेड है। अगर TF ट्रांसमिशन टाइम इंक्लूडेड है मतलब वो टाइम कंसिडर करके चल रहा है, तो वेटिंग टाइम ये तुरंत भेजेगा और ये उस TF के बाद भेजेगा। ठीक है, तो इन दोनों में कोलिजन नहीं होगा, नॉट कोलाइड। ये ऐसे इसमें भी नॉट कोलाइड होगा और यहाँ पे कोलिजन होगा। ठीक है, क्योंकि 1 1 पे भेजेंगे दोनों का वेटिंग टाइम सेम हो जाएगा। तो इसमें कौन भेज रहा है, इसमें कौन जीत रहा है? इसमें A जीत रहा है, A पहले भेज रहा है, और इसमें कौन जीत रहा है? B भेज रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन कैसे निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन कहाँ कहाँ कोलिजन हुआ? दो जगह कोलिजन हुआ, टोटल 4 थे, तो 1/2 मतलब अप्रॉक्सीमेट 50%। चांस ऑफ कोलिजन कितना हो गया? कम हो गया। देखो 100 था फिर 50% हो गया। अब आपसे इसमें पूछ सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A के भेजने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो 1/4 है कि कोलाइड नहीं करेगा, 25% है। और इस तरह P कोलाइड नहीं करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4, 25% है। मान लेता हूँ A विनर, इस A अगर रेस जीता है तो अब यहाँ पे क्या होगा? अगर A ने रेस जीता तो मतलब A ने सक्सेसफुली ट्रांसमिट कर लिया अपने एक फ्रेम को। तो अब यहाँ पे कौन सा फ्रेम बचा? यहाँ पे तो अभी ये ट्रांसफर नहीं कर पाया, मान लो फ्रेम 0 है, यहाँ पे फ्रेम 1 है। ठीक है, तो अब इसकी k की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? फिर से 0 से स्टार्ट होगी, लेकिन k की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1। ठीक है, तो फिर से अब तुरंत ही ये फ्रेम यहाँ पे छोड़ेगा और ये अब छोड़ेगा, तो फिर से कोलिजन होगा। ठीक है, तो अब फिर से सेकंड टाइम इनका कोलिजन रेजोल्यूशन होगा। कोलिजन रेजोल्यूशन अब कैसे होगा? अब फिर से A के लिए अब फ्रेम की वैल्यू क्या बन जाएगी? यहाँ पे फ्रेम 1 है, यहाँ पे फ्रेम 0 है, तो यहाँ पे अब k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 से अपडेट हो जाएगी, पहले 0 थी अब 1 हो जाएगी, और यहाँ पे 1 थी तो अब k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो इसके पास पॉसिबिलिटी कितनी है r की? 0 to 1, और यहाँ पे कितनी है? 0 to 2 की पावर 3। ये पॉसिबिलिटी बनेगी, तो अब इनके कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे? 0 0 0 1 0 2 0 3 ऐसे कॉम्बिनेशंस बनेंगे। ठीक है, तो अब अगर इनके कॉम्बिनेशन पे क्या, ठीक है, तो अब इस वाले केस में देखो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकती है? 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 0 2 हो सकता है, 0 3 हो सकता है, इसी तरह 1 0 हो सकता है, 1 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, और 1 3 हो सकता है। तो यहाँ पे कोलिजन होगा, यहाँ पे कोलिजन होगा, लेकिन यहाँ पे A जीत जाएगा, A फिर से अपना फ्रेम ट्रांसमिट कर देगा, यहाँ पे भी A जीत जाएगा, यहाँ पे भी A जीत जाएगा, यहाँ पे B जीतेगा, यहाँ पर 1 और 2 है, तो यहाँ पर कौन जीतेगा? एक मिनट, मैं इसको A मान लेता हूँ, इसको B मान लूँ, सॉरी। तो यहाँ पर कौन जीतेगा? यहाँ B जीतेगा, यहाँ पर B जीतेगा, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर A जीतेगा। A ने पहले ट्रांसमिट किया ना, यहाँ पे भी A जीतेगा, यहाँ पे भी A जीतेगा, यहाँ पर B जीतेगा, यहाँ पर कौन जीतेगा? A जीतेगा, और यहाँ पर कौन जीतेगा? A जीतेगा। ठीक है, पहली रेस किसने जीती थी? A ने। अच्छा, ये मैंने कैसे लिखा ये भी देख लो। 0 0 है तो दोनों सेम टाइम पे थ्रो करेंगे तो कोलिजन पक्का है, दोनों सेम टाइम पे करेंगे तो कोलिजन पक्का है। अब यहाँ पे कौन पहले फेंक रहा है? A फेंक रहा है 0 पे, और B 1 पे, मतलब B रुक रहा है और A देख रहा है, तो A जीता, A जीता, A जीता। यहाँ पर देखो A 1 पे फेंक रहा है, B 0 पे फेंक रहा है, तो मतलब B जीता, और यहाँ पर फिर B 2 पे फेंक रहा है, A 1 पे जीत रहा है, A जीता, इसमें भी A जीता। अब इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन अगर निकालो तो कितनी आएगी? 2 बार कोलिजन हुआ है,
टोटल में से कितने में से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 में से, तो 1/4 अप्रॉक्सीमेट 25% प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन हुआ अब, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1 2 3 4 5 5/8 है, और बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/8 है। तो देखो धीरे धीरे बी की प्रोबेबिलिटी कम होती जा रही है, जैसे जैसे अब अगर ए इसमें फिर से जीत जाता तो बी की प्रोबेबिलिटी और कम हो जाती, और ए की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है, तो ये यहाँ पे बायसनेस हो गई, ठीक है। ये इसका एक ड्रॉबैक था कि यहाँ पे बायसनेस आ जाती है कि अगर कोई जीतने लगता है तो उसके चांस ऑफ जीतने के चांस हमेशा बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे जितने राउंड ये एल्गोरिथम चलेगी उतने चांस उसके बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका इस एल्गोरिथम का ड्रॉबैक था। अब ये एक्सपोनेंशियल क्यों लिखा वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन फर्स्ट राउंड में क्या था 100, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन सेकंड राउंड में क्या था 50%, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन अब क्या है 25%। तो देखो बहुत तेजी से डिक्रीज हो रहा है, तो ये कैसा डिक्रीज है एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिथम, ठीक है। अब अगर मान लो फिर से ए जीत जाता तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन फिर से कितनी हो जाती, इसकी भी आधी हो जाती, कितनी हो जाती 12.5 समथिंग आनी, ठीक है। तो ड्रास्टिक चेंज हो रहा है, एक्सपोनेंशियली चेंज हो रहा है, बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, ठीक है। इसी को एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिथम कहते हैं। अब इसी पूरे कॉन्सेप्ट को जब मैंने समझाया इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आया था एक बार गेट में, वो क्वेश्चन देखते हैं आप, ठीक है। ये पूरा था एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिथम। इसका ड्रॉबैक क्या था कि अगर ए जीतता जा रहा है तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी हर राउंड के साथ बढ़ती जाएगी और बी की कम होती जाएगी, तो ऐसे तो बी कभी भेज ही नहीं पाएगा अपना पैकेट, ठीक है। तो ये इसका ड्रॉबैक था एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिथम का। अब इस पे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो देखते हैं हम, ठीक है। गेट 2004 का बहुत पुराना क्वेश्चन है, तो इसके बाद से तो शायद भी नहीं पूछा है इस पर, तो चांसेस हैं कि पूछ सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। ए एंड बी आर द ओनली 2 स्टेशंस ऑन एन ईथरनेट, ईच हैज अ स्टडी क्यू, ठीक है, ऑफ फ्रेम्स टू सेंड, बोथ ए एंड बी अटेम्प्ट टू ट्रांसमिट अ फ्रेम, कोलाइड एंड ए विन द फर्स्ट बैक ऑफ रेस, ठीक है। तो ए पहली बैक ऑफ रेस कौन जीता है, ए जीतता है। देन कहता है एट द एंड ऑफ द सक्सेसफुल ट्रांसमिशन बाय ए बोथ ए एंड बी अटेम्प्ट टू ट्रांसमिट एंड कोलाइड, फिर से दोनों ने अटेम्प्ट किया और कोलाइड कर दिया। उसके बाद द प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस द सेकंड बैक ऑफ रेसेस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूछ रहा है, इस बार कोलाइड की नहीं पूछ रहा। अगर कोलाइड की पूछता तो कोलाइड तो आपने याद कर रखा है, क्या है 150 एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होता, लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विंस का पूछ लिया है, ठीक है। तो पहला हुआ, पहले में k = 0 रहा होगा दोनों का, पहले फ्रेम के लिए f0 है और f0 है, तो दोनों ने कोलाइड कर दिया, वही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर k की वैल्यू चेंज हुई होगी, k की 1 हुई होगी, यहाँ पे भी 1 हुई होगी, तो r कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा 0 to 1 तक, 0 to 1 तक। जो क्वेश्चन मैंने पहले कराया वही है ये क्वेश्चन, ठीक है। आपको वो पहले आना चाहिए, वो एक बार सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आप कॉम्बिनेशंस क्या बनेंगे 0 0 0 1 1 0 और 1 1, और वेटिंग टाइम इनका क्या हो जाएगा, वेटिंग टाइम सबके अकॉर्डिंग चेंज हो गया, अगर w = r × df है, ठीक है। लेकिन अब इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है, वेटिंग टाइम कुछ दिया नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन किसको जिताने के लिए कह रहा है पहली बैक ऑफ रेस ए ने जीती, मतलब यहाँ पे ए जीत जाता है, ठीक है। तो ए यहाँ पे जीता, अगर ए यहाँ पे जीता तो ए ने सक्सेसफुली अपना पहला फ्रेम ट्रांसमिट कर लिया, ठीक है। देन यहाँ पे f1 अब ट्रांसमिट होगा और यहाँ पे अभी बी नहीं कर पाया, तो अब यहाँ पे k की वैल्यू फिर से इनिशियलाइज 0 से हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे k की वैल्यू क्या रहेगी 1 पे रहेगी, ठीक है। तो फिर से इसने भेजा और अब कहता है फर्स्ट बैक ऑफ रेस एंड एट द एंड ऑफ दिस सक्सेसफुल ट्रांसमिशन बाय ए बोथ ए एंड बी अटेम्प्ट टू ट्रांसमिट एंड कोलाइड, फिर से यहाँ पे इन्होंने ट्रांसमिट किया, तो यहाँ पे r कहाँ से बिलोंग कर रहा होगा 0 और r यहाँ पे 0 और 1 हो रहा होगा, तो यहाँ पे 0 0 कॉम्बिनेशन बना और 0 1 और ये वाली कंडीशन चली, फिर से इनका कोलिजन हो गया। तो अब फिर से यहाँ पे k की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी, k की वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगी f1 जो फ्रेम है k की वैल्यू 1 हो जाएगी और इसके लिए क्या हो जाएगी f0 है, k की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी। तो अब इसकी r की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और 1 और यहाँ पे r की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, कितने से कहाँ तक बिलोंग करेगी 0 to 2 की पावर 2 -1 3 तक। तो यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे 8 कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे 0 0 0 1 0 2 0 3 1 0 1 1 1 2 1 3, ये कॉम्बिनेशंस बनेंगे। अब इसमें देख लो ए और ए ये है बी ये है, ए कहाँ कहाँ जीत रहा है, ए की तो प्रोबेबिलिटी पूछे था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विंस द सेकंड बैक ऑफ रेस, तो कहाँ कहाँ ए जीता है, ये तो कोलिजन का केस है, यहाँ जीता यहाँ जीता यहाँ जीता,
देन यहाँ तो बी जीता, ये कोलिजन का केस है, यहाँ पर ए जीता, यहाँ पर कहाँ कितनी बार जीता, 1 2 3 4 5 5 बार जीता, टोटल कितने थे 8, तो यही आंसर है। तो ये काटोगे तो कितना आएगा 0.625, बी इसका था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूछा था, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पूछ लेता तो कितना होता 1/8 हो जाता। इसका नया क्वेश्चन कल को बन सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बताओ या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन बता दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन कितनी हो जाएगी इसमें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन 2 है, 2/8 हो जाएगी, मतलब 1/4 मतलब 25% हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं अब आने वाले फर्दर गेट्स में। ठीक है, तो ये था एक्सपोनेंशियल बैकवर्ड एल्गोरिथम, पूरा कॉन्सेप्ट इतना ही था इसका। ठीक है, अब हम दूसरे एल्गोरिथम देखते हैं। ठीक है, तो स्लॉटेड अनोवा में हमें बस एक चीज़ याद रखना है, स्लॉटेड अनोवा में बस इतना याद रखो कि इसकी प्रोबेबिलिटी मतलब कितना एक बार में भेजता है, ये भेजता है 36.8% सक्सेसफुल ट्रांसमिशन है इसका। ठीक है, बस ये याद रखना है इसका। और इसके दो फॉर्मूले अगर याद रखना है तो रख लो, वरना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें वल्नरेबल टाइम होता है, वल्नरेबल टाइम, एक इसमें वल्नरेबल टाइम होता है, ये कितना होता है, ये TF के बराबर होता है, ट्रांसमिशन टाइम के बराबर, और एक थ्रूपुट होता है, थ्रूपुट होता है, वो होता है तुम्हारा G और e⁻⁻1 ऑफ G। ठीक है, इसमें जो G होता है वो होता है तुम्हारा, G होता है तुम्हारा 1 फ्रेम शुड बी जनरेटेड इन 1 फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम। बस ये याद रखना। ठीक है, ये होता है, हो सकता है इसके न्यूमेरिकल दे दे, वैसे बहुत कम इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इनका डिस्कशन जब हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं CSMA, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके न्यूमेरिकल आते हैं, इनके और इसके पूलिंग के, इनके न्यूमेरिकल जरूर पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा पूलिंग के पूछे जाते हैं और CSMA के भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इन दोनों में CSMA हम डिटेल में पढ़ेंगे, इन दोनों में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, एक वायर्ड के लिए एक वायरलेस के लिए ऐसे कुछ है। ठीक है, तो हम देखते हैं अब पहले CSMA। ठीक है, तो अब हम CSMA स्टार्ट कर रहे हैं। CSMA होता है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। क्या होता है, अभी तक हमने देखा था अलोहा, स्लॉटेड अलोहा, प्योर अलोहा में क्या हो रहा था कि हम सेंस नहीं कर रहे थे, हम डायरेक्टली डाल देते पैकेट्स को लाइट करने की प्रोबेबिलिटी इनमें ज़्यादा थी। देन CSMA आया कि अब जब भी हम पैकेट डालने जाएंगे तो वो पहले क्या करेगा, अपने मीडियम को सेंस करेगा कि क्या मीडियम पे पहले से कुछ पड़ा हुआ है, अगर पड़ा हुआ है तो वेट करेगा, अदरवाइज छोड़ देगा। तो इसके बेसिस पे, सेंसिंग के बेसिस पे ये 3 टाइप में डिवाइड हुए। तो इनका एज सच कोई बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, ये थ्योरी बेस्ड ही है, बस आपको याद रखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन 1 परसिस्टेंट में 56.3 होती है। इसमें क्या होता है कि जब कोई पैकेट नोड पर आता है, दूसरा पैकेट डाल रहा है, तो वो पहले उसको सेंस करेगा कि क्या इस पर कोई पैकेट पड़ा हुआ है, अगर पड़ा हुआ है तो वो लगातार उसको सेंस करता जाएगा और जैसे ही उसको फ्री मिलेगा तुरंत वो अपना पैकेट छोड़ देगा। लेकिन इसमें कोलिजन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि हो सकता है कि 2 सेम टाइम पे अपने पैकेट को छोड़े तो वहाँ पे कोलिजन हो जाएगा। नॉन परसिस्टेंट में क्या कहता है, नॉन परसिस्टेंट कहता है भैया कि कोई भी मतलब एक बार सेंस करो, फिर अपने आप से ट्रांसमिशन टाइम तुम डिसाइड कर लो कितनी बार वेट हो गई, तो इसमें भी कोलिजन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। देन पी परसिस्टेंट कहता है भैया इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ये कहता है कि तुम आओ लगातार सेंसिंग करो, वेटिंग टाइम R/TF हमने ये पढ़ रखा था। इसमें क्या कहता है कि आप लगातार सेंस करो और पहली बार जब आपने सेंस किया, देखा कि टाइम लग रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग R की वैल्यू को डिसाइड करो और देन उस टाइम के बाद आओ अपने को ट्रांसमिट करने के लिए। लेकिन उसमें भी ये दिक्कत होती है कि हो सकता है कि 2 अलग अलग नोड सेम R की वैल्यू चूज कर लें, तो यहाँ पे भी कोलिजन की प्रोबेबिलिटी रहती है 18.6। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था CSMA। अब इसके बाद 2 और प्रोटोकॉल आए, तो ये क्या था, ये तो मेरे वायर्ड के लिए था, ये वायरलेस, तो हमारे सब्जेक्ट में ये है नहीं। ठीक है, तो हम इसका डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि वायरलेस में अलग ही चीज चलती है। ठीक है, वायर्ड वाले का डिस्कशन करना है हमें, वायर्ड वाले में करना है, तो ये भी कंटेंशन तो इसमें भी होता है लेकिन इसमें और कम हो जाता है। अब इस पे ही न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है इस टॉपिक का। ठीक है, क्योंकि इस पे और इस पे ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। इस पे अच्छा खासा न्यूमेरिकल आता है और इस पे भी कभी कभार आ जाता है।
ठीक है, तो इन दोनों को हमें डिटेल में देखना है। तो अब CSMA/CD की बात करते हैं कोलिजन डिटेक्शन में, ठीक है, CD की बात करते हैं, ठीक है। तो अब CSMA/CD की बात करते हैं, ठीक है। CSMA/CD को हम थोड़ा सा ऐसा हम देंगे, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन करता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो मिनिमम आपका फ्रेम की लेंथ क्या रखी जाए कि ये कोलिजन डिटेक्ट हो जाए। क्यों ऐसा होता है? CSMA/CD कहता है कि एक बार अगर आपने फ्रेम भेज दिया तो उसकी कॉपी आपके पास नहीं होती, ठीक है। तो इसमें एक्नॉलेजमेंट का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता। जैसे हमने पहले पढ़े थे ना, एक्नॉलेजमेंट का कॉन्सेप्ट होता था कि एक नोड के पास डेटा पहुंचा तो वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। तो ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होता, यहाँ पे जैमिंग का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो अगर आपको इसका क्वेश्चन आ रहा है तो वहाँ पे एक्नॉलेजमेंट शब्द नहीं देगा, जैमिंग शब्द देगा। तो अब मान लेते हैं ए ने कोई फ्रेम ट्रांसमिट करना शुरू किया। अब इस फ्रेम की कितनी लेंथ रखी जाए, आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा CSMA/CD में कि इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी कितनी लेंथ रखी जाए L की, ये जब तक अगर ये रास्ते में कहीं कोलाइड हो किसी से तो इसको पता चल जाए और वो उस फ्रेम को रोक ले, क्योंकि अगर वो फ्रेम पूरा ट्रांसमिट कर देगी तो उसके पास वो फ्रेम की कॉपी नहीं है, खो जाएगा। तो कम से कम इतनी लेंथ लो कि पूरा फ्रेम अगर लास्ट पे भी कहीं कोलिजन होता है तो भी उसको पता चल जाए कोलिजन हुआ है, वो अपने फ्रेम को वापस रोक ले, ठीक है। तो कितनी लेंथ लो? अगर हम मान लेते हैं इस पूरे की लेंथ कितनी है, TP है। प्रोपगेशन डिले पढ़ा था ना, तो प्रोपगेशन डिले यही है, ठीक है। तो TP है, ठीक है। अब इनके पास कुछ होता नहीं है, ये क्या करते हैं, अपने एरिया में सेंसिंग करते हैं। सेंस है ना नाम, सेंस मल्टीपल मीडियम, तो ये सेंसिंग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब सेंसिंग किसके बेसिस पे करते हैं? फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे करते हैं। ये पूरा डिटेल का कॉन्सेप्ट है, तो आप अभी उतनी डिटेल में मत जाओ। तो ये क्या करेगा कि ये अपना एक पैकेट भेजना शुरू किया, यहाँ से ये आया यहाँ तक पहुंचा और E ने उसी समय यहाँ पर अपना फ्रेम छोड़ दिया और यहाँ पे ये दोनों कोलाइड हो गए। तो ये सेंसिंग रेंज किसकी है? E की है। तो E क्या करेगा, E को पता चल जाएगा अचानक फ्रीक्वेंसी बढ़ी, तो E क्या करेगा, एक जैमिंग फ्रेम बनाएगा, ठीक है। तो इसको हम नाम देते हैं T-जैम, ठीक है। जैमिंग फ्रेम बनाएगा, इसको नेटवर्क पर डालेगा और इसको प्रोपगेट कराएगा। कहाँ तक? किससे कोलाइड हुआ है उसको थोड़ी ना पता है, तो ये पूरे में कोलाइड करेगी और ए को जब ये जैमिंग फ्रेम मिलेगा तो उसको पता चलेगा ये कोलाइड हो गया है। तो टोटल टाइम कितना लगा? तो L निकालने के लिए टोटल टाइम कितना लगा? TP भेजने में प्लस T-जैम क्रिएट करने में अगर कोलाइड हुआ, देन इस जैम को भेजने में कितना टाइम लगा? TP टाइम लगा, ठीक है। ये क्या हो गया? टोटल टाइम हो गया इनटू टाइम इनटू इसकी बैंड मतलब R मतलब बैंडविड्थ कितनी है, तो बैंडविड्थ कितनी है? R, ठीक है। तो ये निकल कर आता है पूरा फॉर्मूला L का। L इक्वल टू टू TP प्लस T-जैम और यहाँ पे बैंडविड्थ कितनी है? R, ठीक है। तो ये किस में आ जाता है? ये तो बिट्स पर सेकंड होगा, तो ये बिट्स में आ जाता है। अगर बिट्स में तो बिट्स में आ जाएगा, बाइट में तो बाइट में आ जाएगा, ये होता है। और कई जगह आपको T-जैम को नल मतलब अप्रॉक्सीमेट 0 मान के कर देगा, तो फिर फॉर्मूला 2TP × R हो जाता है, ठीक है। बस ये फॉर्मूला याद रखना कि इतनी मिनिमम लेंथ तो चाहिए ही चाहिए आपको फ्रेम की, ठीक है, तब ये प्रॉपर होगा। अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जैक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूले पर आता है, कुछ भी नहीं करना होता इन क्वेश्चनों में, ठीक है। वो देखते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन है तो आपको लिख कर देगा, ठीक है। तो आपको इतना ज़्यादा पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। नेटवर्क दैट ट्रांसमिटेड डेटा रेट ऑफ R दे रखा है आपको कितना? 100 मेगाबिट्स में दे रखा है और इसकी यूनिट भी दे रखी है 10⁸ बिट्स पर सेकेंड। ये बिट्स में, ठीक है, यूनिट में यहाँ पे खासकर ध्यान रखेंगे। और फिर कहता है केबल की लेंथ 1 किलोमीटर है, मतलब TP में क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस कितनी है दोनों नोड के बीच की, कितनी दी है? 1 किलोमीटर डिवाइड बाई उसका स्पीड ऑफ सिग्नल कितनी है, तो S, यहाँ पे भी किलोमीटर लिखकर चलेंगे, ठीक है। विथ नो रिपीटर्स लगे हुए हैं। क्यों नो रिपीटर्स था? नो रिपीटर्स क्या आता है? फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करता है, ठीक है, एम्पलीफाई करता है। इसलिए जब भी हम CSMA/CD की बात करेंगे तो हम कभी भी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज नहीं करेंगे। फ्रीक्वेंसी को क्यों इंक्रीज नहीं करेंगे? क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी से ही पता करते हैं कि कहाँ पे कोलिजन हुआ है, कहाँ पे कोलिजन नहीं हुआ है, ठीक है। इफ द मिनिमम फ्रेम साइज रिक्वायर्ड फॉर द नेटवर्क इज, अब आपको L भी दे दिया, कितना दे रखा है? 1250 बाइट में दे रखा है, तो इसको बिट्स में करेंगे तो 8 बिट्स हो जाएगा। क्यों? 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है, ठीक है। व्हाट इज द सिग्नल स्पीड? S पूछ रहा है हमसे, इन किलोमीटर पर सेकेंड में पूछ रहा है, ठीक है। तो L क्या होता था? 2TF
प्लस टी जैम इंटू आर होता था, ये होता था। लेकिन यहाँ पे टी जैम को क्या कहीं दिया है क्वेश्चन में? नहीं दिया है, तो हम इसको जीरो मान के चलेंगे। तो एल इज इक्वल टू 2TP इंटू आर। अब यहाँ पे देखो एल यूनिट का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। 1250 इंटू 8 बिट है, 1250 इंटू 8 बिट है, ठीक है। 2 इंटू 1 किलोमीटर डिवाइड बाय एस, जो हमें फाइंड आउट करना है, इंटू आर क्या है? आर है 100 इंटू 10 की पावर 8 बिट्स पर सेकेंड है। तो बिट से बिट कटा, ठीक है, ठीक है। अब 2 से 4 द 0, 25, 2 2 द 4, ठीक है, ये आया। अब ये 50 हो गया और ये एस इधर आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा? किलोमीटर यूनिट बची और 10 की पावर 8 किलोमीटर पर सेकेंड बचा, ठीक है, ये बचा। देन एस कितना आया? 10 की पावर 8 अपॉन 50 किलोमीटर पर सेकेंड आया, ठीक है, किलोमीटर पर सेकेंड आया। देन इसे काटेंगे तो 1 0 गया, तो 10 की पावर 7 अपॉन 5 आया किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। देन 10 की पावर 7, तो 5 से कटेगा तो 2, 6 किलोमीटर पर सेकेंड आया, ठीक है। तो हाँ, मैं एक चीज़ गलती कर दे रहा हूँ, ये 10 की पावर 8 यहाँ पे बिट्स पर सेकेंड। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, के बी कितना होता है? 10 की पावर 3 होता है। एम बी कितना होता है? 10 की पावर 6 होता है। और एक टी बी कितना होता है? 10 की पावर 9 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनको जोड़ के इसने दिया है 10 की पावर 8, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 0, मतलब यहाँ जहाँ हम कैलकुलेशन कर रहे थे ना, यहाँ पे 100 की पावर 6 लेकर चलो, क्योंकि इन्होंने दे रखा था 10 की पावर 8 बिट पर सेकंड। मैं इसको कंसीडर कर रहा था 100 इंटू 10 की पावर 8, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि ये 10 की पावर 6 होगा, तो यहाँ पे बचेगा 10 की पावर 6, ठीक है। 100 को वैसे ही रखते हैं। और अब यहाँ पे ये 10 की पावर 6 रहता, तो 1 0 तो कटता, तो 10 की पावर 5 होता, 5 से कटता तो 10 की पावर 4 बचता, तो 1 2 3 4 4 0 बचता, 2 0 कट जाता है। तो आंसर ये आता है, ठीक है। तो ये था इसका सॉल्यूशन।